हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन बीकॉम सेमेस्टर 2 बिजनेस लॉ का यूनिट नंबर 1 के जो केस स्टडीज आते हैं किस तरीके से हैंडल करना है उस चीज़ को समझाता हूँ। क्योंकि कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे डीएम्स आ रहे थे रिलेटेड टू बिजनेस लॉ के यूनिट नंबर 1 से केस स्टडीज आए तो किस तरीके से हैंडल करना। कई सारे क्वेश्चन है सर, कैसा हम लोग जो है सो आंसर लिखना बोल के सोच रहे थे। सो आपके फाजिल सर जो है सो एक ही आंसर लाए आप लोगों को। अगर ये आंसर पढ़ लिए समझ जाओ, आसानी से आप लोग क्या कर ले सकते हैं, केस स्टडीज़ को हैंडल कर ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मेन चीज़ समझना रहेगा, केस स्टडीज़ में वैलिड केस होता या इनवैलिड होता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है, ऑफर वैलिड है या इनवैलिड है, वो सब चीज़ें अपन क्या करेंगे एट द एंड जो है सो मैं क्या करता हूँ आप लोगों को जो मटेरियल्स में है अपने वो केस स्टडीज़ को देख के अपन समझेंगे, समझ के जो है सो कैसा आंसर लिखना है वो चीज़ समझाता हूँ। फर्स्ट चीज़ आपने क्या करना, इस चीज़ को लिख लेना, पहले केस क्या है, येस है या नो है, वो देख लेके अपन येस या तो नो लिख लेना। उसके बाद में क्या करना, उसको आंसर तो बड़ा करने का रहता ना, येस नो लिखे तो अपने सिर्फ 1 मार्क मिलते, 6 मार्क्स नहीं मिलते। सो इसीलिए फर्स्ट क्या करना, अपन फैक्ट्स ऑफ द केस बोल के साइड हेडिंग लिख लेना। कौन सा भी हो आप लोगों को, केस का कौन सा भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट यूनिट में से यही आंसर लिखने का रहता है अपने को। सो इन द गिवन केस ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मस्ट बी केयरफुली एग्जामिन, द इश्यू इन्वॉल्व इन द केस शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली बिफोर अराइविंग एट कंक्लूजन। क्या बोलना अपन, फैक्ट्स ऑफ द केस में जो है सो जो भी केस है उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस क्या करना अपन, केयरफुली एग्जामिन करना। उसके बाद में जो भी इश्यू है उसके अंदर उसको अच्छे से समझना, एक कंक्लूजन के आने से पहले बोल के लिखना अपन। उसके बाद में लीगल प्रोविजन लिखना, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं अपन, लीगल प्रोविजंस के बारे में लिख रहे हैं। जैसे कि अपने को पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से अकॉर्डिंग ही अपने क्या करने का रहता, चेक करने का रहता ओके इसको, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, पार्टीज़ के किस में डिटरमाइन करना अपन, लीगल प्रोविजंस में चेक करना। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। After analyzing the facts of the case, the applicable legal provision should be applied to determine whether the claim of concerned parties is valid or not। क्या बोले, एक बार अपन एनालाइज करें बने से फैक्ट्स ऑफ द केस, अपन क्या करना, अप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस क्या करना, अप्लाई करना, डिटरमाइन करने के लिए जो भी क्लेम कर रहे वो वैलिड है या इनवैलिड है बल्कि। उसके बाद में क्या लिखना अपन, कंक्लूजन लिखना, देयरफॉर द केस शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड द फैक्ट्स गिवन, हेंस द कंसर्न पार्टीज एंटाइटल्ड टू द राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल अंडर लॉ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं अपन, केस जो है सो अपन डिसाइड कर रहे अकॉर्डिंग टू द लॉ और जो है फैक्ट्स दे रहे बल्कि बोल रहे, उसीलिए जैसे कंसर्न पार्टी को क्या मिलता है, राइट्स और रेमेडीज मिलता अंडर द लॉ। उसके बाद में क्या करने का है अपने को, फाइनल स्टेटमेंट बोल के क्या करने का है, जो केस के रिलेटेड रहता उसके बारे में लिखने का है। सो यहाँ पे क्या करना, अगर केस आपका येस रहा समझ जाओ अपना क्या करना, द क्लेम ऑफ द कंसर्न पार्टी इज वैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखना। अगर नो रहा समझ जाओ, नो बोल के लिखना, द क्लेम ऑफ द कंसर्न पार्टी इज इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हो गया अपना किस तरीके से आंसर लिखना है बोल के, येस आया तो नो आया तो पहले क्या करना है अपन, येस नो फर्स्ट लिख दे के उसके बाद में पूरे लिखना फैक्ट्स ऑफ द केस, वो जो बताया हमें वो लिखना। उसके बाद में फाइनल डिसीजन में फिर से येस नो लिख देना। अब हो गया ये आंसर की बात, कौन सा भी क्वेश्चन हो आप लोगों को लाइक केस के रिलेटेड आप लोग वही आंसर लिखना। अब थोड़े बच्चे रहते सर हमारे केसेस भी समझाओ थोड़ा बोले तो, उसीलिए मैं क्या करा, केसेस भी लिख के आया, उसके आंसर्स भी देखो यहाँ पे लिखा। अगर आप चाहे तो ये येस नहीं लिख के ये लिख लेना चाह रहे, नो येस आया तो ये वाला लिख लेना चाह रहे अकॉर्डिंग टू द केस, कोई लिख सकते हैं अपना, या नो बोल के आया समझो, नो आया तो जो केस है उसके रिलेटेड भी लिख सकते हैं। नहीं सर हम लोग ये सब चोंचलों में नहीं पढ़ते, हमारे को केस समझ ले कि हम लोग येस नो समझ लेते, उसके बाद में जो भी लिखना चाह रहे उतना पूरा लिखे तो फुल मार्क्स मिलते, क्या बोले तो कंपलसरी फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है सो अपने क्या है, केसेस समझेंगे अपन जो बच्चों को डाउट रहा तो। और एक चीज़, कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारे मटेरियल्स में जो है सो लास्ट पेज पे जो आप लोग पेपर पैटर्न बताए उस तरीके से पेपर पैटर्न नहीं है। लेट्स से कि ये मटेरियल लेंगे अपन, सो यहाँ पे देखो मटेरियल में अपने क्या दे दिया उन्हें, 9th A B दे दिया और का ऑप्शन भी नहीं दिया। अभी ऐसा आता क्या अपना क्वेश्चन पेपर, आप लोग सोचते फिर यहाँ पे 10th A B दे दिया उन्हें, इसमें भी क्या है और दिया, इसने और दिया तो अपने क्या है, अपने को समझ सकते कि दोनों में से एक लिखना बोल के। ऐसा तो क्वेश्चन पेपर कंपलसरी नहीं आता, क्योंकि अपने को ऑलरेडी एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन पेपर राइट है या रॉन्ग है बताने के लिए। अपना लेट से इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेंगे, एच मटेरियल सेम मटेरियल से ले रहा हूँ मैं, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में अपने क्या बोला, OU से मैं पेपर पैटर्न बताया ना आप लोगों को किस तरीके से, उसमें क्या बताया उन्हें, 4 जो है सो अपने को प्योर ग्रामर आते, 2 और 4 टॉपिक्स में से क्या आते, LSRW या तो राइटिंग के रिलेटेड आते। अब देखो इसमें कैसा दे दिया उन्हें, 1 2 3 4 5 6
7 8 8 के 8 टॉपिक्स क्या कर दिया उन्हें ग्रामर में कन्वर्ट कर दिया। सो अपने क्या है अपन क्या अपने को पेपर पैटर्न में क्या है जिस 4 जो है सो क्या है प्योर ग्रामर रहते, प्योर ग्रामर माने इस तरीके से रहते। उसके बाद में अपने को और 4 टॉपिक्स कैसा रहते हैं, डायरी राइटिंग है अपने पास में, एस्से राइटिंग है, या जो है सो अपने कई सारे राइटिंग और LSRW के बिट्स है ना उसमें से आते हैं। सो यहाँ पे है अपने को नहीं है ना, सो वो चीज़ आप लोग क्या बोलते हैं ब्लाइंडली जो है सो ट्रस्ट करके मत जाओ मटेरियल के मॉडल पेपर्स को, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स नहीं होते। और एक चीज़, अगर इन केस आप लोग क्वेश्चन पेपर मॉडल क्या बोलते हैं बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर आ रहा है आप लोगों को, उसमें जो है सो मैं बताया जैसा 9th 1 2 आ गया, फिर जो है सो आपको और आके फिर 1 2 आ गया, समझो उस टाइम पे कई सारे बच्चे कमेंट करें कि सर आप पेपर कितने पेज लिखना क्या करना बोल के नहीं बताया बोल के। अगर आप लोगों को 9th 1 आ रहा 2 आ रहा समझ जाओ, आप ना क्या करना 1 के लिए 3 पेजेस लिखोते, 1 2 3। उसके बाद में और एक के लिए भी क्या कर सकते हैं आप ना 3 पेजेस लिख सकते हैं। नहीं सर बहुत ज़्यादा हो जाता, टाइम एनफ नहीं होता तो अपना मिनिमम 2 पेपर लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप कितना पूरी बुकलेट लिखना चाह रहे तो भी लिख ले सकते हैं। सो 1 2 लिखे समझो, सिर्फ 6 मार्क्स के लिए ही रहता ना अपने को। सो अपन क्या कर ले सकते हैं 2 पेज इसके 2 पेज उसके लिख सकते हैं अपन। या फिर आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट लाइक क्या बोलते हैं 9th A में अपने को कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट केस आता है अपने को। सो उस टाइम पे क्या करो, यहाँ पे एक आंसर है अपने पास में एक केस है, तो 3 पेजेस किसको कर लो अपन, फर्स्ट वाले कर लो अपन, सेकंड वाले क्या है केस है ना, इसमें 1 या तो 1.5 पेज होता है आप लोगों को, ऐसा भी कर ले सकते हैं। टाइम बस हुए जैसा आंसर्स लिखो, देखो यहाँ पे तो पढ़ने के लिए पढ़ लेते अपन, फिर वहाँ पे जाके टाइम बस नहीं होता। और कई सारे लोग वो जो है सो वही केस में क्या आते हैं अपना रिजल्ट अच्छा नहीं लाते। वो चीज़ को समझ के पढ़ो आप ना, जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो अब ये बात है कि अपने को सर केसेस समझेंगे अपन बोल के हैं। सो केसेस में आ जाएंगे अपन। ये सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे हमारे कॉलेज में नहीं बताए बोले, तो उसीलिए ये चीज़ को समझा रहा हूँ मैं। अगर ऐसा आ गया समझ जाओ 9th में A आ गया और B आ गया समझ, ये भी बहुत अच्छी बात है ना। अगर ऐसा नहीं आ गया ऐसा आ गया समझो कितनी अच्छी बात रहती। एक ही आंसर लिखो, इसके कितने मार्क्स मिल जाते अपने को, 12 मार्क्स मिल जाते, राइट। 12 मार्क्स मिल हो गया ख़त्म अपने को। लेकिन अगर ऐसा आ गया तो आप लोग पहले से पेपर पैटर्न नहीं समझ के गए समझ जाओ, वहाँ पर कितना परेशान हो सकते हैं। उसीलिए जो है सो अपने स्टूडेंट्स होते पहले अपने क्या करने का रहता, अलर्ट करने का रहता। बच्चे कभी कभी कोई क्लेम्स करते अपन, कभी रॉन्ग भी हो सकते। सो उस केस में रॉन्ग हुए तो क्या है अपने कुछ भी लॉस नहीं होता उसमें, अपन ऐसा भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि अपन ऐसे भी प्रिपेयर है ऐसा भी प्रिपेयर है। तो इसलिए याद रख लो, कौन सी भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ तो आपके बेनिफिट के लिए ही रहती। सो अब जो है सो अपन का इसमें आएंगे कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में देखो अपने क्या है क्वेश्चन नंबर 18। अब कई सारों को आता कि डॉट यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 18 का ऐसा बता दो हमारे को बोले, तो अब यहाँ पे देखो अपने क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा हूँ उन्हें, A हैज़ टू रिकवर ₹25,000 फ्रॉम B, लेटर ऑन A एक्सेप्ट ए सम ऑफ ₹15,000 फ्रॉम C। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट B कैन A क्लेम द रिमेनिंग बैलेंस फ्रॉम B। अब देखो आप लोगों को ऐसा नहीं लिखना चाह रहे, ऐसा नहीं लिखना चाह रहे समझो, आप लोगों का फाइनल डिसीजन ऐसा भी लिख ले सकते, लेकिन हमारे को इतने पढ़ना नहीं है बोले डायरेक्ट ये सीख लो। अगर ये समझ लो केस येस है या यो नो है, येस रहा तो क्लेम कंसर्न पार्टी इज़ वैलिड, नो रहा तो क्या लिख लेने का अपने को इनवैलिड। तो अपने को एग्जैक्ट आंसर्स बता रहा हूँ। देखो अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ लेना चाह रहे तो दोनों के फुल मार्क्स मिलते, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी थोड़े रहते ना बच्चे सर फुल मार्क्स नहीं मिले तो ये मिले तो वो मिले तो बोलते बोल के, उन लोग के लिए समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या है, A हैज़ टू रिकवर ₹25,000 फ्रॉम B, लेटर ऑन A एक्सेप्ट ए सम ऑफ ₹15,000 फ्रॉम C। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट विद B कैन A क्लेम द रिमेनिंग बैलेंस फ्रॉम B। यहाँ पे क्या बोल रहा, A जो है सो 25,000 B के पास से आना था, लेटर A क्या करा करते एक्सेप्ट करा कि 15,000 रुपये फुल सेटलमेंट है बोल के बोल रहा। सो कैन A क्लेम द रिमेनिंग बैलेंस फ्रॉम B। क्या बोल रहा है यहाँ पे उन्हें, पहले जो है सो उसको A कितने देने का था, 25,000 रुपये देने का था, राइट। तो उसके बाद में उन्हें क्या बोला, A जो है सो तो 15,000 रुपये दिया तो मैं तेरा क्या बोलता हूँ केस ही क्लोज कर देता हूँ। फुल सेटलमेंट माने क्या है, केस ही क्लोज हो जाता अपना, राइट। हाँ मैं सो यहाँ पे फुल सेटलमेंट हो गया। तो उसके बाद में उन्हें पैसे पूछा तो वैलिड रहता, नहीं वैलिड रहता ना, उन्हें पहले ही बोला कि मैं तेरा केस क्लोज कर देता हूँ बोल के। सो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, नो देयरफॉर A कैनॉट क्लेम द रिमेनिंग 10,000 फ्रॉम B बिकॉज A एक्सेप्टेड 15,000 एज फुल सेटलमेंट ऑफ द डेप्ट। अब नेक्स्ट बी 19th क्वेश्चन में देखो, A and B agree to marry with each other before the time fixed for marriage, A goes mad, is the contract valid। तो यहाँ पे भी क्या है अपने को, A और B पहले क्या सोच लिए थे, दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे बोल के। शादी की खुशी में क्या हो गया, A जो है सो पागल हो गया।
पागल हो गए 92 से, उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं ये बोल के पूछ रहा उन्हें। सो यहाँ पे क्या है, नो बोल के लिखने का अपने, क्योंकि जो है सो द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज ए बिकेम मैड बिफोर मैरिज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल। यहाँ पे नो लिख रहे क्योंकि ये केस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, क्योंकि अपने पास कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहना, उन्हें जो है सो मेंटली स्टेबल रहना। सो उन्हें नहीं ये और परफॉर्मेंस क्या हो सकता, नहीं हो सकता, ना इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस होता बोल के ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट अपने पास में और एक क्वेश्चन है, देखो ए कॉन्ट्रैक्ट टू रिपेयर्स बीस हाउस एंड रिसीव पेमेंट इन एडवांस, ए रिपेयर बट नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, इज बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए द एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रिपेयर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, अपने को येस लिखने का है, क्योंकि ए क्या बोला था पहले, कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि बी का घर जो है सो अच्छे से बनाता हूँ बोल के एडवांस में लिया उन्हें, लेकिन उन्हें एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुआ था उस तरीके से घर नहीं बनाया, तो जो भी एडिशनल कॉस्ट लगा वो देता क्या बोल के पूछ रहा हूँ, येस देना पड़ता, क्योंकि क्या है, बी जो है सो एंटाइटल टू रिकवर द एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम ए बिकॉज रिपेयर वर नॉट डन अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बोल के लिखने का है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने पास में 37 में भी एक है, देखो 37 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए मुस्लिम लेडी sues her father in law for the arrears of allowance payable to her by him under an agreement between him and her own father in consideration of marriage will she succeed discuss बोल के हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक मुस्लिम लेडी जो है सो अपने फादर इन लॉ को क्या करे, स्यू करे, बोले तो केस करे, एरियर्स ऑफ अलाउंस ऑफ पे, अलाउंस जो भी देने का था उनको वो नहीं मिले बोल के। सो ये अग्रीमेंट में क्या है, सही है क्या बोल के पूछ रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या लिखने का, येस द मुस्लिम लेडी विल सक्सीड बिकॉज द अग्रीमेंट वॉज मेड फॉर हर बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए है, और उन्हें अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी समझ जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता, वैलिड रहता, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी बोल के एक रहता केस, वो केसों को अगर याद रखना बोले तो आप लोगों को टाइम चले जाता बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, वैसे ही अपने पास देखो और दो केसेस है, वो दो केसेस भी कर लिए समझो सुकून से, आप लोगों क्या है, बिजनेस लॉ के केसेस कंप्लीट हो गए एग्जैक्ट। आप लोग क्या बोलते हैं, अब फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखो आप लोग क्या करने का है, पहले जो है सो येस और नो लिखने का है, येस रहा तो येस, नो रहा तो नो, उसके बाद में क्या करने का है, ये वाला लिखने का है पूरा। इसका आप लोग क्या करो, स्क्रीन को पॉज करो और लिखो खुद से लिखे तो क्या है, आप लोगों को आता है। ये 2 पेजेस के भी सर आप फोटो डाल दो बोले तो क्या होता, आप इसके भी प्रिंट निकाल लेते। सर यहाँ पे क्या है, ये यूनिट 1 का ही होता, देखो खाली यूनिट 1 का होता केस स्टडी का। अब सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट से तो केस स्टडीज़ नहीं आते, पहले ये पूरा लिखना, अपन लिख देंगे, कंक्लूजन भी लिख के फाइनल स्टेटमेंट में क्या करना, अगर आप ना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे, ये सब नहीं पढ़ना चाह रहे सर हमला येस आया तो ये एग्जैक्ट लिख देते हैं, नो आया तो कौन यहाँ पे इनवैलिड कर देते बोले तो करेक्ट होता, वैसा भी लिखे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलते। अब उसके बाद चाहे तो अपना क्या है, ये वाले पूरे पढ़ लेके उसको रिमूव कर देना, ये नहीं लिख के अपना जो भी है वो लिख देना, अगर आप लोग पढ़ लेना चाह रहे तो। इससे क्या होता है, अपने कंप्लीट 6 मार्क्स मिलते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह उस डाउट को क्लियर करूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। और देखो एक हाइप का ऑप्शन भी है, वो हाइप भी करो आप लोग, मेरे को अच्छा रहता, उससे भी आप लोग का ये फेवर भी कर सकते हैं आप लोग। सो अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट सभी को।